गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की सामान्य विशेषताएं। पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र किया कि संविधान संशोधन प्रक्रिया से अनुच्छेद कौन सा है और किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया रहती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं संशोधन प्रक्रिया की जो विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संशोधन की सामान्य विशेषताओं में कि संसद को व्यापक शक्तियां दी गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की पहली व मुख्य विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो संसद को दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में है, अनुच्छेद 368 में, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और आर्टिकल 368 में जो संशोधन की प्रक्रियाएं हैं वो 2 प्रक्रियाएं हैं और मूलतः संविधान में संशोधन जो है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें हमने पढ़ा कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पहली प्रक्रिया में, दूसरी प्रक्रिया में संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा और तीसरी प्रक्रिया में हमने देखा कि संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के स्वीकृति के साथ संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम तीनों ही प्रक्रियाओं में देखें तो सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। तीनों ही प्रक्रियाओं में संसद की भागीदारी अधिक है, जो कि पहली प्रक्रिया में संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन के द्वारा संशोधन। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन की जो विशेषताएं हैं वो पहले है कि इसमें संसद को अधिक मात्रा में व्यापक शक्तियां दी गई है और राज्य विधानमंडल को केवल और केवल कम शक्तियां हैं, और वह भी केवल और केवल तीसरी प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल से स्वीकृति ली जाती है, पूछा जाता है, और अधिक मात्रा में जो शक्ति है वो केवल और केवल संसद के पास है। इसके साथ साथ संशोधन की सामान्य विशेषताओं में अगर हम दूसरी विशेषता का जिक्र करें तो दूसरी विशेषता है हमारी कि अनुच्छेद 368 में संशोधन का संसद को अधिकार दिया गया है। हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में हम संशोधन आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 में भी संशोधन हो सकता है। इससे हमारा अभिप्राय कहने का ये है कि आर्टिकल 368 जो कि पूरे संविधान में संशोधन करता है, लेकिन संसद आर्टिकल 368 में भी संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है और संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो अनुच्छेद 368 में भी संशोधन कर सकती है। और अनुच्छेद 368 में जो संशोधन है वो तीसरी प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कि संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। तो यह भी एक संशोधन प्रक्रिया की जो है कि सामान्य विशेषता है। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो संशोधन की प्रक्रिया की सामान्य विशेषताओं में शामिल है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो ज़रूरी है, आवश्यक है। क्योंकि किसी भी प्रक्रिया का अगर हम जिक्र करें, चाहे वो पहली प्रक्रिया है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, और तीसरी प्रक्रिया संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। जब संसद के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, संसद ने अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया है, तो उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह संशोधन जो है वो मान्य होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो संसद के द्वारा पारित किसी भी संशोधन विधेयक पर स्वीकृति
देता है, अपनी हस्ताक्षर करता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही संशोधन कंप्लीट होता है। तो यह भी संशोधन प्रक्रिया की सामान्य विशेषता है कि राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो आवश्यक है, जरूरी है। साथ ही अगर हम संशोधन की नेक्स्ट प्रक्रिया का जिक्र करें तो जो कि आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन। संशोधन की जो तीसरी प्रक्रिया हमने देखी कि संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। संसद के साथ साथ क्या है, आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन भी जरूरी है। अगर हम भारतीय संविधान की तीसरी प्रक्रिया के तहत अगर हम संशोधन कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना है, तो उसमें संशोधन करने के लिए तीसरी प्रक्रिया यानी कि संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी है। तो इस प्रकार से आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन के साथ भी क्या है, संशोधन होता है। यानी कि तीसरी प्रक्रिया के तहत अगर हम संशोधन कर रहे हैं और आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन नहीं मिला है तो भारतीय संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। यह भी भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की क्या है, विशेषता है। और इसके साथ साथ संघात्मक व्यवस्था की सुदृढ़ता का भी ध्यान रखा गया है। संशोधन प्रक्रिया की सामान्य विशेषता यह भी है कि इसमें संघात्मक व्यवस्था जो है उसको भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, फेडरलिज्म है। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियाँ जो है वो अलग अलग इकाइयों में बंटी हुई होती हैं। तो हमारे यहाँ संसद के साथ साथ राज्य जो विधानमंडल हैं वह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संविधान संशोधन में निभाती हैं, जो कि तीसरी जो प्रक्रिया है संसद के साधारण 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल से समर्थन के तहत ही उसमें संशोधन हो पाता है। तो इस प्रकार से संघात्मक जो व्यवस्था है उसकी सुदृढ़ता को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। ये भी एक प्रकार से संशोधन प्रक्रिया की जो है वो सामान्य विशेषता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट विशेषता अगर हम देखें तो उसमें लचीले और कठोर का मिश्रण भी शामिल है। भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार की संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, उसमें पहली जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, लचीली प्रक्रिया है, फ्लेक्सिबल है। और तीसरी जो प्रक्रिया है वो क्या है, टिपिकल है, कठोर प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों ही मिश्रण है, यानी कि लचीली भी है, फ्लेक्सिबल भी है और लचीले होने के साथ साथ क्या है, कठोर है। लचीली से हमारा अभिप्राय है कि इसमें आसानी से संशोधन हो सकता है, जैसे कि पहली प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा रहा है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। और इसके साथ साथ प्रक्रिया कठोर भी है, जैसे कि अगर तीसरी प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा रहा है, जो कि संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। तो इस प्रकार से भारत में संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है वो लचीली और कठोर दोनों का क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। इसके साथ साथ यह भी संशोधन की प्रक्रिया की विशेषता है कि जनमत संग्रह की व्यवस्था इसमें नहीं की है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो नहीं लिया जाता है। जब भारतीय संविधान में संशोधन की बात आती है, संशोधन किया जाता है, संशोधन केवल संसद और राज्य विधानमंडल मिलकर करती है। इसमें जनमत नहीं लिया जाता, पब्लिक ओपिनियन नहीं लिया जाता, जनता की कोई भी राय नहीं ली जाती है, जनमत नहीं लिया जाता है। हालांकि अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग से हमें ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो भारत के लोगों ने किया है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो भी भारत की जनता है और अंतिम जो शक्ति है, अंतिम जो पावर है वो भी भारत की जनता के पास है। लेकिन संविधान में संशोधन का जब जिक्र आता है तो उसमें जनता की राय नहीं ली जाती है, जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि अगर हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान का जिक्र करें तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है, भारतीय संविधान में जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। यह भी संशोधन प्रक्रिया की क्या है, विशेषता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट विशेषता में हम कह सकते हैं कि संसद के द्वारा संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों ही प्रक्रिया में संसद शामिल है।
जो कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन और संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन मूल जो स्वरूप है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसको किसी प्रकार की हानि संसद है वो नहीं पहुंचा सकती। केशवानंद भारती विवाद जो 1973 है, 1973 का जो वाद है, उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, मूल जो स्वरूप है, मूल जो बनावट है, उसको किसी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो यह भी संशोधन प्रक्रिया की एक विशेषता है कि संसद के द्वारा संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विशेषताओं के बाद हम जिक्र करते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचनाएं। अनेक ऐसे आलोचक भी हैं जिन्होंने संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना भी की है, क्रिटिसिज्म किया है, और उनके आलोचना के जो तर्क हैं वो इस प्रकार से हैं। आलोचना करने वाले कहते हैं कि राज्य विधानमंडलों से पुष्टि के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। अभी हमने देखा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और संविधान में संशोधन हम 3 प्रकार से करते हैं, लेकिन तीसरी जो प्रक्रिया है जिसमें शामिल है कि संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन के द्वारा संशोधन। लेकिन आधे राज्यों के विधानमंडल का जो समर्थन है, कंसेंट है, वो कितने समय में होगी, कितने समय में राज्य अपनी कंसेंट देंगे, इसके लिए टाइम पीरियड निर्धारित नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान में अगर हम संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, टाइम की लिमिट है वो नहीं दी गई है। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि राज्य विधानमंडल से पुष्टि के लिए जो समय सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है, टाइम पीरियड निर्धारित नहीं किया गया है, टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए राज्य विधानमंडल अधिक समय भी लगा सकती हैं, और अधिक समय लगा देगी तो एक प्रकार से ये क्या है, संशोधन के कार्य में एक प्रकार से बाधा जो है, रुकावट है, वो पैदा हो सकती है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट आलोचना ये की गई है कि मतभेद दूर करने की व्यवस्था नहीं है। मतभेद दूर करने की व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है कि जब संसद से हमारा अभिप्राय राज्यसभा और लोकसभा दोनों से है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा जो है वो अगर साधारण बहुमत, साधारण जो विधेयक है उसमें दोनों में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाकर जो मतभेद है उनको दूर कर सकता है। लेकिन संविधान में संशोधन करते समय राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई मतभेद हो जाता है, किसी प्रकार का कोई भी जो है मतभेद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसमें मतभेद दूर करने की व्यवस्था संविधान में नहीं है। आर्टिकल 108 के तहत संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान तभी है जब राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाता है, लेकिन संविधान संशोधन के विषय में और धन विधेयक के विषय में कभी भी संयुक्त अधिवेशन है वो नहीं बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से मतभेद दूर करने की व्यवस्था नहीं है। इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में मतभेद दूर करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन साधारण अगर कोई विधेयक है तो उसमें मतभेद दूर करने की व्यवस्था है, और जो कि अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके साथ साथ आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि राज्यों के पास पहल करने की शक्ति नहीं है, यानी कि अगर भारतीय संविधान में संशोधन राज्य करना चाहें तो राज्य पहल नहीं कर सकते, राज्य जो है वो पहल नहीं कर सकते।
इस आधार पर भी इसकी आलोचनाएं हुई है कि राज्यों के पास पहल करने की शक्ति नहीं है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो इसकी जो पहल है वो केवल और केवल संसद के द्वारा की जाती है, राज्य पहल नहीं कर सकते। और राज्य से तो केवल और केवल तीसरी प्रक्रिया में पूछा जाता है और उसमें भी केवल और केवल उसका समर्थन लिया जाता है, कंसेंट ली जाती है। तो इस प्रकार से राज्यों के पास पहल करने की शक्ति नहीं है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है कि संशोधन प्रक्रिया की आलोचना ये भी है कि राज्यों के पास पहल करने की शक्ति नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जनमत संग्रह का अभाव है इसमें, यानी कि जनमत संग्रह नहीं लिया जाता। भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है। भारतीय संविधान की अंतिम शक्ति भारत की जनता के पास है और भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो भी क्या है, भारत की जनता है। लेकिन जब भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, तो उस समय भारत की जनता से बिल्कुल भी राय वो नहीं ली जाती है, पब्लिक ओपिनियन नहीं लिया जाता है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। अगर हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान का जिक्र करें तो वहाँ के संविधान में क्या है, जनमत संग्रह लिया जाता है, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन करते समय जनमत संग्रह नहीं लिया जाता, जनमत संग्रह का इसमें अभाव नज़र आता है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। साथ ही आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें जो है वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो कि आर्टिकल 368 में है, उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं, अस्पष्ट है। इसलिए संविधान में संशोधन में वो बातें क्या है, रुकावट पैदा करती है। जैसे कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रपति कितने समय में अपनी स्वीकृति देगा उसके लिए समय निर्धारित नहीं है। तो ये बातें इसमें स्पष्ट नहीं है। और साथ ही अगर हम तीसरी प्रक्रिया का जिक्र करें, जो कि संसद के 2/3 बहुमत और आद्य राज्यों के विधानमंडल से समर्थन से संबंधित है, तो राज्य विधानमंडल कितने समय में अपना समर्थन देंगे, कितने समय में अपनी कंसेंट देते हैं, ये भी समय सीमा निर्धारित नहीं है, टाइम पीरियड निर्धारित नहीं है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है कि संशोधन की प्रक्रिया सही है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें क्या है वो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। इसके साथ साथ आलोचना करने वाले कहते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा क्या है, कठोर है, टिपिकल प्रक्रिया है। भारत का संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन होने चाहिए। हमें संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, वो 26 जनवरी 1949 जैसी सिचुएशन नहीं है उसमें, क्योंकि संविधान तो उस समय की सिचुएशन को देखते हुए बनाया गया है और वर्तमान की सिचुएशन को देखते हुए हमें संविधान में संशोधन करने की बहुत ही ज़रूरत है, आवश्यक है। लेकिन जब हम संविधान में संशोधन करते हैं तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कठोर है, टिपिकल है, आसानी से संशोधन इसमें नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप आलोचना करने वाले कहते हैं कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा कठोर है, टिपिकल प्रक्रिया है, इसलिए भी इसकी आलोचना की गई है। कठोर प्रक्रिया होने से हम संविधान में आसानी से संशोधन है वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी इसकी आलोचना की गई है। और साथ ही साथ आलोचना करने वाले कहते हैं कि संघात्मक प्रणाली की ये विरुद्ध है, क्योंकि संघात्मक प्रणाली में केंद्र और जो राज्य हैं उनको क्या है, अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन यहाँ हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ हैं वो किसको दी गई है, संसद को दी गई है, क्योंकि तीनों ही प्रक्रिया में संसद की भागीदारी ज़्यादा है। और संविधान में संशोधन करने की जो पहल है वो भी केवल और केवल संसद कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकती। राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की पहल नहीं है। इस प्रकार से ये एक प्रकार से संसद को अधिक शक्तियाँ दी गई है, व्यापक शक्तियाँ दी गई है। परिणाम स्वरूप संघात्मक प्रणाली की ये क्या है, एक प्रकार से विरुद्ध है, संघात्मक प्रणाली के अगेंस्ट है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। और इसके साथ साथ आलोचना करने वाले कहते हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो अंधाधुंध संशोधन हो रहे हैं। भारतीय संविधान को जितना समय बनने
में नहीं हुआ है, जितना समय क्या बने हुए नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा जो है उसमें संशोधन हो गए हैं, यानी कि एक प्रकार से अंधाधुंध संशोधन हो गए हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 1951 में ही इसमें क्या है संशोधन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या है भारतीय संविधान में वर्तमान में 100+ संशोधन जो है वो हो चुके हैं। तो कहने का हमारा अभिप्राय है कि आलोचना करने वाले कहते हैं कि भारतीय संविधान जो मूल संविधान है वो नहीं रहा है, भारतीय संविधान का स्वरूप बदल दिया है, क्योंकि इसमें अनेक संशोधन हो चुके हैं, अंधाधुंध संशोधन हो चुके हैं। जो भी पार्टी जो नेता आते हैं वो भारतीय संविधान में क्या है अंधाधुंध संशोधन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप है वो क्या है बदल गया है और इसमें लगातार संशोधन होते जा रहे हैं, अमेंडमेंट होते जा रहे हैं। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है।